और अब खबरें तफसील से। श्रीनगर के बाग महताब में जिस्म फरोशी का पर्दाफाश होने के बाद श्रीनगर इंतजामिया की जानिब से पुलिस वेरिफिकेशन की बात कही गई है। श्रीनगर इंतजामिया का कहना है कि अब मकान मालिकान को किराए पर मकान देने से पहले किराएदार का वेरिफिकेशन करना लाजमी होगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, जिस्म फरोशी के मामले में जिस तरह से ये मामला सामने आया था और गिरफ्तारी भी हुई थी श्रीनगर के बाग महताब में, इस जिस्म फरोशी के रैकेट के पर्दाफाश होने के बाद इंतजामिया हरकत में आई है और अब इंतजामिया ने वेरिफिकेशन की बात कही है। और अब उन तमाम मकान मालिकान को जो अपना मकान किराए पर देंगे उन्हें पुलिस वेरिफिकेशन करानी होगी। किराएदार के ताल्लुक से तमाम तफसीलात इंतजामिया को देनी होगी और अगर कोई शख्स अपने मकान की किराए पर रखने के लिए वेरिफिकेशन नहीं कराता है तो फिर इस तरह के हालात का सामना होगा और ऐसे में मालिक मकान पर भी जुर्म आयद किया जाएगा। और आगे बढ़ेंगे। शारदा पीठ कॉरिडोर मामले पर पाकिस्तान पलट गया है और पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में पीओके असेंबली में शारदा पीठ कॉरिडोर से जुड़े करारदाद की मंजूरी की बात से इनकार किया है। गौरतलब है कि गुज़श्ता दिनों शारदा पीठ को लेकर पीओके असेंबली में बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई थी, जिसका खैर मकदम किया गया था। तो एक बार फिर आपको बता दें कि शारदा पीठ कॉरिडोर मामले में पाकिस्तान ने एक बार फिर अपनी ज़बान से पलट गया है, पलटवार किया है और पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारिजा ने अपने बयान में पीओके असेंबली में शारदा पीठ कॉरिडोर को लेकर करारदाद की मंजूरी की बात से इनकार किया है। और गौर करने वाली बात यह है कि गुज़श्ता दिनों शारदा पीठ को लेकर पीओके असेंबली में बड़ा कदम उठाए जाने की बात सामने आई थी, जिसका खैर मकदम भी किया गया था, लेकिन अब पाकिस्तान अपनी इस बात से पलट गया है। गुलाम नबी आज़ाद ने अपनी सबाने उमरी आज़ाद में कश्मीरी पंडितों के माइग्रेशन के लिए उस वक्त की जनता दल की वीपी सिंह सरकार को निशाना बनाया। आज़ाद ने लिखा कि जनता दल की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने कश्मीरी पंडित बरादरी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर ख्वाह काम नहीं किया, जिसकी वजह से कश्मीरी पंडितों के पास भागने के सिवा कोई चारा नहीं था। आज़ाद के मुताबिक कश्मीरी पंडित 3 अहम वजूहात की बिना पर दहशतगर्दों के निशाने पर आए। पहली, उन्होंने कांग्रेस की हिमायत की। दूसरी, वो भारत के हामी और अलहदगी पसंद की मुखालफत करते थे। और तीसरे, वो मरकज़ में कश्मीर में मरकज़ के सरकारी दफातर में कई अहम ओहदों पर फायज रहे। और कश्मीरी पंडित तंजीम रूट्स इन कश्मीर के सदर अमित रैना ने गुलाम नबी आज़ाद पर निशाना साधा। अमित रैना ने कहा है कि गुलाम नबी आज़ाद ने समाने उम्री में कश्मीरी पंडितों पर दावों को आधा सच बताया है। गुलाम नबी आज़ाद का कश्मीरी पंडितों के बारे में लिखना घड़ियाली आंसू से अधिक कुछ नहीं है। 1986 मुफ्ती मोहम्मद सईद द्वारा रचित दंगे हिंदुओं के खिलाफ, 1979-90 जब हिंदुओं का नरसंहार हो रहा था कश्मीर में, दोनों समय गुलाम नबी आज़ाद के मुंह में उफ तक नहीं आया। 2006 में मुख्यमंत्री बनने के बाद आज़ाद साहब ने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जिससे कश्मीरी पंडितों को वापस कश्मीर में उनका पुनर्निवास किया जा सके। ये शायद बात अधिकतर लोगों को नहीं पता होगी कि बिट्टे कराटे की बेल उनके शासनकाल में ही हुई, जिस पे कोर्ट ने प्रशासन को फटकार लगाई एक पुअर इन्वेस्टिगेशन को लेकर, और उसके बाद बिट्टे कराटे के बेल के खिलाफ भी इस सरकार ने, आज़ाद साहब की सरकार ने कोई अपील नहीं करी। जगमोहन जो कश्मीरी पंडितों के सेवियर रहे हैं, उन पे इल्ज़ाम थोपना एक पुरानी आदत रही है कांग्रेसियों की, कश्मीर के उन नेताओं की जिनकी चुप्पी कहीं ना कहीं हिंदुओं पे हो रहे नरसंहार में हामी थी, और आज अपना कुकर्म छुपाने के लिए जगमोहन थ्योरी को वापस रिवाइव करना
एक पुरानी कश्मीरी पॉलिटिशियंस की आदत रही। जम्मू कश्मीर बीजेपी के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता ने गुलाम नबी आज़ाद के उस दावे को मुस्तरद कर दिया है कि उस वक्त के गवर्नर जगमोहन कश्मीरी पंडितों की नक्ल मकानी के जिम्मेदार थे। गुप्ता ने यह इल्जाम लगाते हुए कांग्रेस को भी निशाना बनाया कि कांग्रेस की क़यादत में आने वाली हुकूमतों ने कश्मीरी पंडितों की बेहतरी के लिए कुछ नहीं किया। इस बात को मानना पड़ेगा कि किसी भी माइग्रेशन को रोकने के लिए केंद्र सरकार का सहयोग रहता है। मुझे लगता है कि जगमोहन जी को वहां पर भेजा तो गया, लेकिन जो विल थी, जो इच्छा शक्ति थी, उसमें कहीं ना कहीं कमी थी। कश्मीरी पंडित समाज के प्रति ये षड्यंत्र आज से शुरू नहीं हुआ। ये 70 साल पहले जब आज़ादी थी तभी से इस प्रकार की प्लानिंग हुआ करती थी और उसी को धीरे धीरे यहाँ पर कार्यान्वित किया। उनको एक समय आया जब उनको मौका मिला तो उन्होंने उस चीज को अंजाम दिया। ये गलत धारणा है जो पिछली कमियों के कारण से जो कांग्रेस की सरकारें रही है, उसी प्रकार से इस प्रकार का माहौल बनता रहा, तो उसी का परिणाम है कि ये माइग्रेशन हुई। तो उन्होंने गुलाम नबी आज़ाद ने तो सीधा जगमोहन को रेस्पॉन्सिबल माना है और उधर उस टाइम की सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसको माना। क्यों आपको लगता है जगमोहन ने ये अगर वो चाहते तो वो वहां पे मास माइग्रेशन को रोक सकते? देखिए, किसी एक व्यक्ति का काम इतने बड़े षड्यंत्र में नहीं रहता है। केंद्र सरकार की जो सपोर्ट चाहिए थी उसमें मैं पहले कह रहा हूं कहीं कमी रही होगी। एक व्यक्ति वहां पर रह करके केंद्र सरकार की सहायता के बिना ये कर पाता। उन्होंने उस वक्त के हालात को जाना, समझा और उसी के कारण से नहीं तो जो एक साजिश चल रही थी कश्मीरी पंडितों को मारना और ये, इसके पीछे पाकिस्तान की सपोर्ट तो थी ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बैठे केंद्र सरकार है उनकी भी सपोर्ट रही होगी। गुलाम नबी आज़ाद ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत की। उन्होंने पार्लियामेंट में 370 मामले पर बात करते हुए कहा कि इस मामले पर कांग्रेस के दीगर अरकान ने उनका साथ नहीं दिया। एक 370 का जिक्र किया, आपने बोला कि जब 370 की बात हुई पार्लियामेंट के अंदर तो आपने अपना ईयरफोन जो था उसको निकाल दिया और उसके बाद फिर आप धरने पे बैठ गए और जयराम रमेश नहीं आए उस धरने पर। खड़े नहीं हुए। क्यों खड़े रहे लेकिन बैठे नहीं? क्या कारण था? अब उनसे पूछिए, मैंने नहीं पूछा। आपको क्या लगता है? मैंने कभी नहीं पूछा। आज बीजेपी का यौम तासीस है। यौम तासीस पर एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। पीएम मोदी पार्टी हेडक्वार्टर से 10 लाख बूथ वर्कर्स से खिताब करेंगे। मुल्क भर के तकरीबन 8,30,000 बूथों पर कारकुनान बूथ कमेटी की मीटिंग बुलाई गई है। जम्मू में बीजेपी हेडक्वार्टर में भी खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया जाएगा। प्रोग्राम में यूटी के सीनियर बीजेपी लीडरान शिरकत करेंगे। बीजेपी 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक समाजी इंसाफ हफ्ता मनाएगी। बीजेपी 6 अप्रैल 1980 को कायम हुई। जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामलात में मामूली इजाफा हुआ है। महकमा सेहत ने वबाई इमराज की तैयारियों को जांचने के लिए एक मॉक ड्रिल करने का फैसला किया और साथ ही अफसरान से जांच में इजाफा करने और तमाम मराकज़ पर फ्लू क्लिनिक कायम करने को कहा है। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डिविजनल कमिश्नर वीके भदौरिया और डायरेक्टर हेल्थ कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा कि सयाती मौसम अपने उरूज पर है और हमें चौकन्ना रहना होगा। टूरिज्म सीजन स्टार्ट हो रहा है। हमारे टुलिप गार्डन को वर्ल्ड ओवर जो है लोग वहाँ से अभी आ रहे हैं, इसको देख रहे हैं। तो अभी हम जो जैसे मैंने आपको बताया अभी बिल्कुल सिचुएशन अंडर कंट्रोल है। इट्स बीइंग मॉनिटर्ड और मे बी सीजनल भी फ्लक्चुएशंस जो है इसमें आती है थोड़ी बहुत। पिछली बार भी अगर आप देखोगे तो उसको बिल्कुल मॉनिटर किया गया। अभी घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी को लगे तो उसका मतलब लाइटली ना लें, उसकी तुरंत टेस्टिंग कराएं और अपना कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो स्टार्ट करें। देखिए, अगर ये केस बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली हमें करना पड़ेगा। उसका ग्रेडेड एक्शन प्लान तो रहता ही है, उसमें हम करेंगे, आगे उसमें बढ़ाएंगे, पर अभी घबराने की जरूरत नहीं है। बट यस, वी शुड बी केयरफुल अबाउट इट। 2-3 वेव जो आई, आपने देखा कि गवर्नमेंट ने, खासकर यूटी गवर्नमेंट ने कितना बेहतरीन रोल निभाया।
और वो यहाँ ही हमारे ही भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उसको अप्रिशिएट किया गया। आज का मैं जो बोलूँ, थोड़े से केसेस बढ़ने लगे हैं। एक जो वो हो गया था वायरस, इन्फ्लुएंजा और कोविड एक साथ जो होने लगा, कुछ केसेस बढ़े हैं, लेकिन हमने अलर्ट पे रहना चाहिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उतना अभी नहीं है कि हमने घबराने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव मेजर्स हमने लेने चाहिए। और मैंने कल ही आपने देखा होगा, हमारा एक सर्कुलर भी निकला जिसमें तमाम जो मेरे CMOs से BMOs है या मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स है, उनको हमने बोला कि टेस्टिंग बढ़ाइए। टेस्टिंग बढ़ाने का मतलब यही होता है कि जितना जल्दी अर्ली हम इसको कैच करेंगे, उतना अर्ली उसको आइसोलेट करेंगे, ट्रीटमेंट भी अर्ली हो जाएगा और फैलने के कम चांसेस रहते हैं। बाकी जो हमारा हर एक सिस्टम, कल जो 10th को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से एक डायरेक्शन आई कि हम एक ट्रायल रन और करेंगे। जो भी हमारे पास ऑक्सीजन सिस्टम या जो भी कोविड को लगता है, चाहे वो वेंटिलेटर हो, चाहे वो कंसनट्रेटर्स हो, चाहे वो ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो, चाहे वो वार्ड्स, हमारे हम इसकी रेडीनेस देखेंगे। 10th को एक मॉक ड्रिल भी होगा, थ्रू आउट कश्मीर होगा, हर एक जगह पे ये देखेंगे। बाकी टेस्टिंग भी बढ़ रही है। जो भी सिम्टोमेटिक होगा, मेरी आप लोगों से गुजारिश है, लोगों को कहे कि वो हमने अपने हॉस्पिटल्स में ये पूरा सिस्टम जो टेस्टिंग का ओपन रखा है, हर एक के लिए रखा है। अगर किसी को लगे वो वॉलंटियरली भी कर सकता है, या सिम्टोमेटिक हो, इस शक शुबा में नहीं रहो, जाओ वो टेस्ट कराओ। खबरों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। न्यूज एट 9 में एक बार फिर आपका स्वागत है। भद्रवाह कस्बे में रमजानुल मुबारक में रजाकारों ने सहर ख्वानों की पुरानी रिवायत को जिंदा रखा है। हालांकि जदीद आलात दस्तयाब हैं, तहम सहर ख्वां ढोल की थाप और खूबसूरत कलाम के जरिए रोजेदारों को बेदार करने का काम कर रहे हैं। पेश है सायर हुसैन की खुसूसी रिपोर्ट। अंधेरे में जब सड़कें और गलियां सुनसान हों और लोग सो रहे हों, मंजूर अहमद और उनका सहर खां ग्रुप रिहायशी इलाकों में घूमते हैं और रात की खामोशी में ढोल की थाप पर वक्त सहर का नारा गूंजने लगता है। हमारी शहरी है, ये हमारे बुजुर्गों में सदियों सालों से चली आ रही है। बहुत बुजुर्गों ने की है, अब हमें भी 25-30 साल हो गए। इस शहरी का मतलब है लोगों को जगाना। के अंदर तकरीबन 100-150 सालों से जब से लोग रह रहे हैं, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी, तो एक रैबिट सोर्स यही हुआ करता था जब लोगों को जगाया जाए, जो नींद से जगाना, लोगों को जगाना था। उस वक्त कोई ऐसे मध्यम नहीं हुआ करते थे, ऐसे साधन नहीं हुआ करते थे। मैं समझती हूँ बहुत एक खूबसूरत सा एक मंजर पेश करता था जब लोग सहर खाने की शक्ल में निकलते थे और पूरे भद्रवाह इर्द-गिर्द में घूमते थे। सहर खां शेखुल आलम रहमतुल्लाह अलैह के अशार, नातिया व दीगर कलाम बुलंद आवाज में पढ़ते जाते हैं। वो रोजाना देर रात 1:45 बजे किला मोहल्ले में सैयद ज़ैनुल आबिदीन के मजार से अपने सफर का आगाज करते हैं। हमारी ज़ियारत है मेला किला की, यहाँ से लेकर ऊपर नाले चंबा रोड में जहाँ तक लोगों को आवाज़ पहुँच नहीं सकती है, वहाँ से हालिया मोड़ तक, हालिया से भी पासरी मस्जिद से हम गंदर साहब ज़ियारत, वहाँ से जामा मस्जिद और जामा मस्जिद से सीधा ज़ियारत पर फिर पहुँचते हैं। में हमारे जज्बात जुड़े हुए हैं सहर खान के साथ, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग सहरी के वक्त ड्रम बीटिंग करते हुए और जुबान से जोर जोर से बोलते हैं कि वक्त सहर हो चुका है, जागिए। और इनके साथ
नाथ ख्वानी करते हुए भी नौजवान बुजुर्ग भी निकलते हैं और मोहल्लों में और लैंड टू लैंड ये जाते हैं। इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारे कल्चर का शहर का, ये बहुत कुछ मुझे लगता है कई सदियों से चलता आ रहा है। रही बात आज के गैजेट्स, देखिए हमने बहुत बार देखा है कि इंसान की जो अलार्म बजती है, कभी इंसान 2 मिनट अलार्म को लूप करने के बाद जब सोकर उठता है तो लगता है कि 1 घंटे बाद उसकी आँख खुले, लेकिन ये जो है एक प्रॉपर एक जगाने का तरीका है। अभी थोड़ा सा कुछ सालों से हमने देखा कि इसमें कमी है, लेकिन खुशी की बात और खुशकिस्मती की बात है कि सालों पुरानी रवायत अभी तक चलती आ रही है और अभी भी चली जा रही है। आज के दौर में इलेक्ट्रॉनिक आलात और लाउड स्पीकर मौजूद हैं, लेकिन इन सब के बावजूद मंजूर अहमद और इनकी टीम बरसों से इस कदीम रिवायत को जिंदा रखने में अपना रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये रिवायत भद्र के कुछ इलाकों में खत्म होती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए भदरवा से सायर हुसैन की रिपोर्ट। अनंतनाग के मटन कहरीबल इलाके में वाक़ कदीम सूर्य मंदिर अगरचे मुल्क की पुरानी सकाफत और तहजीब व तमद्दुन का जीता जागता नमूना है, लेकिन बहुत कम लोग इस अजीम विरसे के बारे में जानते हैं। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अगरचे इस मंदिर की देखरेख कर रही है, लेकिन मकामी लोग भी यहाँ पर कमियों का रोना रो रहे हैं। पेश है हमारे स्पेशल करस्पॉन्डेंट मुदस्सिर कादरी की खास रिपोर्ट। 8वीं सदी में उस वक्त के अजीम राजा ललिता दत्तीय मुक्ता पद्दा की जानिब से तामीर किए गए अजीम सूर्या मंदिर का शुमार मुल्क के अजीम विरसे में होता है। अनंतनाग के मटन कहरीबल क्रीवा में किया गया ये मंदिर अगरचे इस वक्त खस्ता और खंडरात की नजर हो गया है, लेकिन ये खंडर आज भी अपनी अजीम दास्तान सुना रहे हैं और यहाँ पर मौजूद एक एक पत्थर हिंदुस्तानी तहजीब और कश्मीर के कदीम फन तामीर की झलकियां पेश करता है। ताहम गर्दिशे अय्याम में इस अजीमुशान मंदिर को नजरअंदाज किया गया है, जिसकी वजह से आज भी ये मंदिर लोगों की नजरों से ओझल ही है। यहाँ बहुत सी प्रॉब्लम है, ना पानी है, ना लाइटें हैं, ना गाड़ियों की पार्किंग है, और सी प्रॉब्लम है। यहाँ टूरिस्ट रात को आते हैं, वापस जाते हैं, अंधेरे में क्या देखते हैं? इधर कोई लाइटें पानी है, ना कुछ और है। भगवान सूर्य को मंसूब इस मार्टंड सूर्या मंदिर को इस तरह तामीर किया गया था कि सूरज की पहली किरण मंदिर के अंदर पहुंचती थी, जबकि कश्मीर फन तामीर के साथ साथ इसमें गांधारन, चीनी और गुप्ता दौर का फन भी नजर आता है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी यह है कि मुल्क के अक्सर लोग इस मंदिर से आज भी बेखबर हैं। सरकारी सतह पर मंदिर की तशहीर के लिए उठाए जा रहे इक़दामात भी मौसर नहीं दिखते। मार्टंड सूर्या मंदिर के इर्द गिर्द लगभग 84 चैम्बर्स आज भी मौजूद हैं, जबकि अक्सर पत्थरों पर आज भी मूर्तियां मौजूद हैं और माहिरीन इन मूर्तियों को भगवान मार्टंड के अलावा भगवान विष्णु, गंगा और जमुना को मंसूब करते हैं। टूरिज्म एस्पेक्ट के व्यू से अगर देखा जाए तो काफी यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन अक्सर टूरिस्ट का कहना है कि वो इस बारे में जानते नहीं थे कि इंडिया में इस तरह का कोई टेम्पल भी मौजूद है। हमारे साथ कुछ टूरिस्ट है, इनसे बात करेंगे। अभी मुझे यहाँ पे जो भी थी वो पढ़ के थी, जो कि मैंने कुछ किताबों में पढ़ी थी, लेकिन आज यहाँ पे जो गाइड है इन्होंने बहुत अच्छी नॉलेज दी है। इसका जो 3 राजाओं ने इसको बनाया है और किसने क्या कंट्रीब्यूशन किया है उसके बारे में सब डिटेल उन्होंने बताया।
तो आप बताइए मैम, कहाँ से आप हैं और क्या कहना चाहेंगे इस टेम्पल के बारे में? मुंबई से है, और वही जो 3 सूरज मंदिर है, प्राचीन सूरज मंदिर है, उसमें से एक ये है कश्मीर में बना हुआ। इसमें शारदा लिपि में कुछ लिखा है, तो बहुत सारी जानकारी और कुछ आर्कियोलॉजिकल इससे मिल सकती है और अभी भी मिल रही है। जैसे कुछ उसमें से मूर्तियां है, है और कुछ और समझ रही है। जैसे हम लोग भी जिस टूरिस्ट कंपनी से आए, उन्होंने भी इसमें ये डाला नहीं था हमारे इसमें, हम लोगों को आइडिया थी इसलिए हम लोग यहाँ पे आए। तो ये कंपनी वाले भी और बढ़ावा दे सकते हैं, ट्रैवल एजेंसी जो है वो भी इसमें और बढ़ावा दे सकते हैं। ये अच्छा था बट उन लोग ने ये डिस्ट्रॉय कर दिया, तो हमारे ऐसे बहुत सारी हेरिटेज है जो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसको प्रिजर्व करना चाहिए। हाँ, इसको प्रिजर्व करना चाहिए। प्राचीन मंदिर की जानकारी सबको होना चाहिए, देखने के बाद अच्छा लगता है सब। प्राचीन मंदिर बहुत अच्छा लगता है। तो कितना मनमोहक है ये नज़ारा जो आज बहुत बढ़िया है और गवर्नमेंट ने इसको बहुत अच्छे से संभालना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात है कि यहाँ हमारे इलाके में ऐसे टेम्पल बना हुआ, ये प्राचीन टेम्पल है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, लेकिन आर्कियोलॉजी का ये है कि वो प्रोड्यूस करते हैं इसको, मतलब रिनोवेशन करते हैं। जहाँ भी कुछ देखते हैं सपोर्ट देने के बहुत अच्छी सी काम आर्कियोलॉजी यहाँ कर रही है। इस मंदिर में बॉलीवुड की कई फिल्में शूट की गई हैं, जिनमें मन की आंखें, आंधी और हैदर जैसी सुपरहिट फिल्में शामिल हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मार्टंड मंदिर के बारे में बहुत कम लोगों को ही इल्मियत है। यही वजह है कि सयाहों की काफी कम तादाद इस जगह की जाने रुख करती है। जरूरत इस बात की है कि कागजों के बजाय सरकार इस कदीम विरसे की तशहीर और तहफ्फुज के लिए अमली इक़दामात उठाए और आलमी सतह के सयाहती और हेरिटेज नक्शे पर लाने के लिए कोशिशें तेज करे। अनंतनाग से न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। तालीम का हक हिंदुस्तान के हर शहरी के बुनियादी हुकूक में शामिल है और हुकूमती सतह पर भी इसके लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, लेकिन गरीब लोगों को बेहिसी का सामना करना पड़ता है। कंचन शर्मा ने एक कारकुन और रजाकार की हैसियत से जिम्मेदारी ली और जम्मू के स्लम इलाकों में रहने वाले बच्चों के लिए आगे आई हैं। आप देखिए हमारी खुसूसी रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जम्मू के त्रिकुटा नगर के आसपास के एक स्लम इलाके मराठा कॉलोनी में तकरीबन 300 खानदान रहते हैं, जहां वालिदैन अपने बच्चों को तालीम देने की जानिब रागिब नजर नहीं आते। अपनी बुनियादी जरूरियात की तकमील के लिए बच्चे या तो भीख मांगते हैं या फिर बुरी आदतों में मुलविस हो जाते हैं। ऐसे इलाके में कंचन शर्मा ने इन बच्चों को तालीम से आरास्ता करने का बीड़ा उठाया है। कंचन शर्मा पेशे से एक टीचर हैं। वो संघर्ष विद्या मरकज के नाम से एक स्कूल चला रही हैं। बीइंग अ टीचर मेरी हमेशा यही तलाश रहती है और रहती थी कि कहीं ये आवारा बच्चा भीख मांगता, किवाड़ चुनता, गाय चराता, कहीं भी मुझे मिले, मतलब मेरा यही मिशन है कि उसको मोटिवेट करके मैं प्रेरित करूं एजुकेशन की तरफ। यहाँ स्कूल में तालीम हासिल करने के लिए बच्चे बेहद पुरजोश हैं। इनकी आंखों में ख्वाब हैं जो रोशन मुस्तकबिल की कोशिशों की तलाश में हैं। जिन बच्चों ने इस स्कूल से प्राइमरी तालीम मुकम्मल की है, अब वो दूसरे इदारों में तालीम हासिल कर रहे हैं। मेरे मम्मी पापा पहले कबाड़ी चुनते थे और अभी कंचन मैम की वजह से तो वो कहीं दफ्तर में काम करते हैं, तो मैं कंचन मैम का बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और आज अगर कंचन मैम